बच्चों इसके पहले के 4 भागों तक हमारा अध्याय संख्या 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन पूर्ण हो चुका था। वहीं इस भाग में हम शुरू करेंगे उस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है उनको बारे में। देखें बच्चों, पहला प्रश्न है कल्पना शक्ति के विकास का, जिसमें पूछा गया है कि आप 17वीं शताब्दी में सूरत से पश्चिमी एशिया की यात्रा करने की योजनाएं बना रहे हैं, तो इस संबंध में आप कैसी तैयारियां करेंगे। तो देखें बच्चों, जो सूरत है वहां से पश्चिमी एशिया की यात्रा कर रहे हैं और यह यात्रा मुख्यतः किसके लिए होगी, व्यापारिक उद्देश्यों के लिए होगी। तो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए होगी तो क्या क्या किया जा सकता है। देखें, वहां बेचने के लिए जो सूरत से जरी के बॉर्डर और सूती कपड़े हैं उनकी कुछ वस्तुओं की व्यवस्था कर उन्हें अपने साथ में ले जा सकते हैं और अरब सागर के रास्ते से जाएंगे और पश्चिमी एशिया के कुछ देशों में विशेषकर सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं और वहां से अपने देश में जो बेचने के लिए कुछ वस्तुएं हैं वो खरीदी जा सकती है और वापस अपने देश लौटा जा सकता है, जिन वस्तुओं को अपने देश में बेच देंगे। अब देखें प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। राज राजेश्वर मंदिर में कब बनाया गया था, अर्थात राज राजेश्वर मंदिर 999 ईस्वी में बनाया गया था। आगे देखें, अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनकी दरगाह के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। हम्पी की बात करें तो हम्पी क्या था बच्चों, जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी राजधानी और एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था हम्पी। हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में अपनी बस्ती बसाई, अर्थात जो आंध्र प्रदेश का मसूलीपट्टनम है वहां पर हॉलैंड वासियों ने क्या किया, किलों का निर्माण किया और वहां पर अपनी बस्तियों को बसाया। प्रश्न संख्या 2 देखें बच्चों, सही और गलत इसमें बताना है। पहला देखें, हम राजे राजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार का नाम एक शिलालेख से जानते हैं। तो बच्चों जो मंदिर है उसकी दीवार पर एक शिलालेख लिखा गया है और इस शिलालेख के ऊपर इस मंदिर के जो मूर्तिकार है उनका नाम लिखा गया है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने के बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे। ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत कथन है, क्योंकि जो सौदागर लोग हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से क्या करते थे, काफिलों में यात्रा करते थे। काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। यह भी क्या है बच्चों, पूरी तरीके से गलत कथन है। सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन था। तो बात करें सूरत की तो वो बंगाल की खाड़ी पर स्थित नहीं था, इसलिए ये कथन क्या है, गलत है। अब देखें कि जो सूरत है वो जो अरब सागर या फिर जो खंबात की खाड़ी है वहां पर स्थित एक प्रमुख व्यापारिक पतन था। प्रश्न संख्या 3, तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे होती थी। तो जल की आपूर्ति बच्चों कुओं और तालाबों के माध्यम से तंजावुर नगर को होती थी। प्रश्न संख्या 4, मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित जो ब्लैक टाउन्स हैं उनमें कौन रहता था। तो ब्लैक टाउन की बात करें तो इसमें कौन रहेंगे बच्चों, जो भारतीय शिल्पकार और व्यापारी वर्ग हैं वो इसमें रहेंगे। भारतीय व्यापारी और शिल्पकार जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे ब्लैक टाउन्स उनमें रहते थे। प्रश्न संख्या 5, आपके विचार में मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए। तो मंदिरों के आसपास नगर क्यों और किस प्रकार से विकसित हुए। देखें, शासक मंदिरों को भूमि और धन क्या देते थे, अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाते थे। तीर्थयात्रियों और पुरोहित पीड़ितों को भोजन कराया जाता और साथ ही मंदिरों को दर्शनार्थियों द्वारा धन भी प्राप्त होता था। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी की क्रियाओं में लगाते थे। धीरे धीरे समय के साथ में बड़ी संख्या में क्या होता, पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी मंदिर और उसके जो दर्शनार्थी थे और तीर्थयात्री इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास में ही बस गए और इस प्रकार धीरे धीरे इन मंदिर नगरों का क्या हो गया, विकास हो गया। इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का भी धीरे धीरे आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में बिलस्वामिन यानी विदिशा का, गुजरात में सोमनाथ, तमिलनाडु में कांचीपुरम और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। ये क्या है, इसके अन्य उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो मंदिर नगर है उनका विकास होता है। प्रश्न संख्या 6, मंदिरों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए शिल्पी जन कितने महत्वपूर्ण थे।
यहाँ पे शिल्पी जनों की महत्ता का उल्लेख करना है। मंदिरों का निर्माण राजाओं द्वारा कराया जाता था। इनके निर्माण में भारी धन और नवीनतम तकनीकों और नक्काशी का प्रयोग होता था, क्योंकि मंदिर भव्यता और ईश्वरत्व के प्रतीक होते थे। और इनके निर्माण में शिल्पी जन, सुनारे, कसेरे, लुहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। प्रश्न संख्या 7, लोग दूर दूर के देशों और प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे? तो इसमें सूरत नगर में लोग क्यों आते थे वो बताना है कि क्या था ये पश्चिमी व्यापार का क्या था, मुख्य केंद्र था। मुगल काल में सूरत गुजरात में पश्चिमी व्यापार का मुख्य केंद्र था। होर्मुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ में व्यापार करने के लिए क्या था, ये मुख्य द्वार था। देखें, सर्वदेशी नगर अर्थात सभी धर्म और जाति के लोग यहाँ रहते थे और प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। सूरत एक सर्वदेशी नगर और प्रसिद्ध बंदरगाह है और बहुत से हज यात्री जहाज से यहाँ से रवाना होते थे और सभी जातियों और धर्मों के लोग यहाँ पे रहते। 17वीं सदी में पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के कारखाने और कोठियाँ, माल गोदाम यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। वस्त्रों की प्रसिद्धि, अनेक दुकानें ऐसी है जो थोक और फुटकर कीमतों पर क्या बेचती थी, वस्त्र बेचती थी। और ये वस्त्र अपने जो जरी यानी जो गोटा और किनारियों का कार्य है इनके लिए प्रसिद्ध थे। पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप इसके लिए क्या थे, बाजार थे। अन्य विशिष्टताओं की बात करें तो विश्व के सभी भागों से आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्थात व्यापारियों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ पर अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन के स्थल, यहाँ की काठियावाड़ी सेठ और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी और इनके द्वारा हुंडियां जारी की जाती थी और ये हुंडियां मिस्र, इराक और बेल्जियम के क्षेत्रों तक क्या थी, मान्यता प्राप्त हुंडियां थी। प्रश्न संख्या 8, कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार से भिन्न है? तंजावुर और कलकत्ता के नगरों के जो शिल्प उत्पादन है उनके बारे में यहाँ पे क्या करनी है, तुलना करनी है। कलकत्ता एक व्यापारिक नगर है और यहाँ पे शिल्प उत्पादन सूती, रेशमी और जूट उत्पादन तक क्या था, सीमित था। वहीं बात करें तंजावुर की तो मंदिर नगर था और इसलिए यहाँ पे सूती वस्त्रों के अलावा कांस्य की मूर्तियां, धातु के दीपदान, मंदिर के घंटे, आभूषण इत्यादि का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। तो तंजावुर शहर में क्या है, शिल्प उत्पादन का कार्य अधिक विस्तारित था। प्रश्न संख्या 9, इस अध्याय में वर्णित किसी एक नगर की तुलना अपने परिचित किसी कस्बे और गांव से करें और दोनों के बीच में समानता और अंतर को बताना है। तो बच्चों इसमें सूरत की तुलना करते हैं दिल्ली के साथ में, तो देखें दोनों के बीच में अंतर। सूरत पश्चिमी एशिया का क्या है, प्रवेश द्वार था, क्योंकि ये पश्चिमी एशिया के साथ में व्यापार का मुख्य केंद्र था। वहीं बात करें दिल्ली की तो दिल्ली उस समय क्या है, एक प्रशासनिक शहर के अलावा कुछ नहीं था। सूरत सूती वस्त्रों और जरी के काम के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दिल्ली क्या है, व्यापार और बड़ी व्यापारिक इकाइयों के लिए प्रसिद्ध था। अब दोनों के बीच में समानताओं की बात करें तो ये दोनों ही नगर क्या है, सर्वदेशीय नगर हैं और सभी जाति और धर्म के लोग यहाँ पर रहते थे। मुगल काल में दोनों ही शहरों का विकास शासकों और व्यापारियों के द्वारा किया गया था। तो इसमें हमने दिल्ली और सूरत का तुलनात्मक विवरण देखा। प्रश्न संख्या 10, सौदागरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? इस विचार में कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई हैं, वो बताएं। देखें, सौदागरों की समस्याओं की बात करें तो अपने हितों की सुरक्षा के लिए व्यापार संघ का सदस्य बनना पड़ता था। विभिन्न प्रकार के कर भी इन्हें चुकाने पड़ते थे। सामान को खरीदने और बेचने के लिए दूर दूर के स्थानों की यात्राएं इनके द्वारा की जाती थी। यात्राओं पर बहुत धन और समय खर्च होता था। परिवहन के साधन के रूप में इनके पास बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, नाव या फिर पाल वाले जहाज ही उपलब्ध थे। उन्हें कारवां यानी समूह में यात्रा करनी पड़ती थी और यात्रा के दौरान इनके साथ में कभी कभार लूट भी हो जाती थी। उन्हें कठिन जलवायु की दशाओं का सामना भी करना पड़ता था। वर्तमान में सौदागरों को व्यापार संघ बनाने पड़ते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के कर भी चुकाने पड़ते हैं। व्यापार के लिए दूर दूर के प्रदेशों की यात्राएं भी करनी पड़ती है। लेकिन संचार और जो परिवहन क्षेत्र है इसका अभी अधिक विकास होने के कारण क्या हो गया है, इनको अन्य समस्याएं नगण्य ही सामना करनी पड़ती है। अर्थात इनके सामने जो उस समय समस्याएं थी उनका बहुत ही कम भाग यहाँ तक पहुँच पाया है
और इनमें जो संचार और परिवहन के मार्गों के विकास के कारण इनकी समस्याएं क्या हो गई है, अत्यधिक कम हो गई। तो ये भाग और ये अध्याय बच्चों ये समाप्त होता है। इसके अगले भाग में हम शुरू करेंगे अध्याय संख्या 7। तब तक के लिए धन्यवाद।